नमस्कार और इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जापान के नए बिजनेस मैनेजर वीजा नियमों की वजह से पैदा हुए इस बड़े संकट को डीकोड करेंगे। ये सिर्फ कुछ कागजी बदलाव नहीं है, बल्कि उन परिवारों और व्यापारियों की कहानी है जिनकी जड़ें जापान में बिल्कुल गहराई तक जमी हुई हैं। लेकिन अब अचानक से उनके सामने एक बहुत बड़ा अनिश्चितता का संकट खड़ा हो गया है। चलिए देखते हैं आखिर मुद्दा क्या है। दरअसल इस स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए टोक्यो में हुए एक विरोध प्रदर्शन से आई इस आवाज पर गौर करते हैं। 2 हफ्ते पहले आईएसए ने मुझसे अपने देश वापस जाने को कहा। मेरे बच्चे जापान में पैदा हुए और पले बड़े हैं, मैं क्या करूं? ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक पिता, एक उद्यमी की वो बेबसी है जो रातों रात अपने ही घर से बेदखल होने का डर महसूस कर रहा है। इन इमिग्रेशन नीतियों में हुए बदलावों का असली और सच कहा जाए तो सबसे भावनात्मक असर यहीं सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अब मनीष कुमार की स्थिति कोई आम मामला बिल्कुल नहीं है। वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बस कल ही जापान आए हों। वो पिछले 30 सालों से जापान में रह रहे हैं। 30 साल यानी एक इंसान की जिंदगी के लगभग 3 दशक। पिछले 18 सालों से वो सैतामा प्रांत में एक भारतीय रेस्टोरेंट बहुत ही सफलतापूर्वक चला रहे हैं। उन्होंने वहां की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है, वहां के समाज का हिस्सा बने हैं। लेकिन इन सभी जायज योगदानों और गहरे संबंधों के बावजूद जब उन्होंने अपने बिजनेस मैनेजर वीजा के रिन्यूअल के लिए आवेदन किया तो जापानीज इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसी ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। नतीजा, उन्हें अपना 18 साल पुराना रेस्टोरेंट बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस लंबे संघर्ष में मनीष अकेले नहीं हैं। 53,000, जी हाँ, 53,000। ये आंकड़ा उस भारी जन समर्थन का प्रतीक है जो उन्हें मिला है। दरअसल मनीष के एक दोस्त ने वीजा नियमों के इस सख्त बदलाव को वापस लेने की मांग करते हुए change.org पर एक याचिका यानी पिटिशन शुरू की, और देखते ही देखते इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसी को 53,000 से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर वाली ये पिटिशन सौंपी गई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आगे आना ये साफ दिखाता है कि समाज इस फैसले को किस नजरिए से देख रहा है। अब ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट मालिक की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि ये पूरे समुदाय के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। भाग 1, 96% की गिरावट, एक सिस्टम शॉक। मनीष की यह व्यक्तिगत त्रासदी दरअसल एक बहुत बड़े सिस्टम वाइड झटके का हिस्सा है। आइए इन बदली हुई नीतियों के असर को आंकड़ों में देखते हैं। आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्टूबर 2025 में जब से ये नए और कड़े वीजा नियम लागू हुए हैं, तब से जापान में बिजनेस मैनेजर वीजा के आवेदनों में 96% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। 96%! ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक तरह से पूरे सिस्टम का अचानक से थम जाना है। इस गिरावट का असली पैमाना वाकई हैरान करने वाला है। नए नियम आने से पहले हर महीने औसतन लगभग 1700 आवेदन आते थे। 1700, लेकिन नियमों में बदलाव के बाद ये संख्या गिरकर मात्र 70 रह गई है। 1700 से सीधा 70। ये भारी अंतर बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे इन नई नीतियों ने जापान में विदेशी उद्यमिता और छोटे व्यवसायों की स्थापना पर लगभग पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। भाग 2, नए वीजा नियम, आखिर क्या बदला? आखिर इन नए नियमों में ऐसे कौन से नौकरशाही के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं जिन्होंने वीजा एप्लीकेशंस को इस कदर गिरा दिया? चलिए इसे समझते हैं। यहाँ वित्तीय और रोजगार की शर्तें पूरी तरह से बदल दी गई हैं। सबसे पहले कैपिटल यानी पूंजी की बात करते हैं। पहले एक बिजनेस शुरू करने के लिए न्यूनतम निवेश 50 लाख येन यानी लगभग 30 लाख रुपए चाहिए होता था, लेकिन अब इसे 6 गुना बढ़ाकर सीधा 3 करोड़ येन यानी लगभग 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। छोटे स्तर के उद्यमियों के लिए एक साथ इतनी बड़ी रकम जुटाना सच कहें तो लगभग असंभव हो गया है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। पहले अगर पूंजी की शर्त पूरी होती थी तो स्टाफ रखना मर्जी पर निर्भर था, लेकिन अब कम से कम एक फुल टाइम लोकल कर्मचारी को नौकरी पर रखना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और भी बेहद सख्त शर्तें जोड़ी गई हैं जो मौजूदा छोटे बिजनेस मालिकों के रिन्यूअल के रास्ते में एक अभेद्य दीवार बन जाती हैं। केपीएमजी की एक रिपोर्ट पर गौर करें तो अब आवेदक या उसके फुल टाइम कर्मचारी के लिए जापानी भाषा आना अनिवार्य है, वो भी JLPT N2 लेवल की, जिसे हासिल करना काफी मुश्किल माना जाता है। इसके साथ ही मैनेजमेंट एक्सपीरियंस और बिजनेस क्वालिफिकेशंस की कड़ी जांच हो रही है।
बिजनेस प्लान के लिए प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन चाहिए और एक सबसे बड़ी रुकावट, अब होम ऑफिस यानी घर से चलने वाले दफ्तरों को मान्यता नहीं दी जा रही है। ऑफिस कहाँ है, कैसा है, इसकी बहुत ही कड़ाई से चेकिंग हो रही है। भाग 3, मंशा बनाम यथार्थ, नीतिगत टकराव। देखिए, जब भी कोई नीति इतने बड़े पैमाने पर बदलाव लाती है तो उसके 2 पहलू होते हैं। आइए इस नीतिगत टकराव का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। एक तरफ सरकार का तर्क है कि ये सख्त नियम इसलिए लाए गए हैं ताकि वीजा प्रणाली के दुरुपयोग को रोका जा सके। उनका मानना है कि बहुत से लोग बिना कोई असली बिजनेस चलाए सिर्फ लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी का आसान रास्ता निकालने के लिए इस वीजा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो सरकार दरअसल इस इमिग्रेशन फ्रॉड को रोकना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि इस भारी भरकम क्रैकडाउन के चक्कर में वे वैध और असली छोटे व्यापारी भी पिस रहे हैं जो दशकों से वहां मेहनत कर रहे हैं। मनीष कुमार जैसे लोग जिनका बिजनेस पूरी तरह से जेन्युइन है, वे इस नई नीति के कोलैटरल डैमेज यानी संपार्श्विक क्षति का शिकार हो गए हैं। कुल मिलाकर स्थिति ये बन गई है कि जापान में विदेशी उद्यमियों का भविष्य पूरी तरह से अधर में लटक गया है। छोटे व्यवसायों को एक बेहद ही अनिश्चित भाग्य का सामना करना पड़ रहा है। मनीष कुमार जैसे लोगों के लिए ये सिर्फ एक दुकान या बिजनेस के बंद होने का डर नहीं है, ये उस पूरी जिंदगी के छिन जाने का डर है जो उन्होंने और उनके परिवार ने एक विदेशी धरती पर दशकों की कड़ी मेहनत से बनाई है। अचानक से आई ये अनिश्चितता उन सभी लोगों को झकझोर रही है जिन्होंने जापान को अपना घर मान लिया था। इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। एक राष्ट्र अपनी सख्त इमिग्रेशन कंट्रोल की आवश्यकता और उन लोगों के जीवन के बीच संतुलन कैसे बना सकता है जिन्होंने दशकों तक उस देश के स्थानीय समुदायों के निर्माण में अपना पसीना बहाया है? क्या नौकरशाही के नियम बनाते समय इंसानी संवेदनाओं और उनके योगदान को दरकिनार किया जा सकता है? यह एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है जिसका उत्तर नीति निर्माताओं को जल्द ही खोजना होगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इससे इस जटिल मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी।